नमस्कार बच्चों। एक बच्चे ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, सर ये जो लद्दाख है यहाँ पे भारत की सेना और चीन की सेना का स्टैंड ऑफ क्यों चल रहा है। 20,000 सैनिक भारत के और 20,000 सैनिक चीन के आमने सामने बैठे हुए हैं और चीन क्यों भारत की सीमा के 3.5 किलोमीटर अंदर आ गया है। चीन जो अभी बैठा है ना, वो भारत की सीमा के 3.5 किलोमीटर अंदर आ गया है। ये बेटा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस तरफ चीन है, इस तरफ भारत है, लेकिन चीन की जो सेना है वो 3.5 किलोमीटर अंदर आ गई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो क्या चीन युद्ध चाहता है? ठीक है, अब देखो, युद्ध चाहता है चीन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहना होता तो कभी भी चाह लेता, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 15, 16, 17, 18, 19 तक चाह लेता। 2020 में ही क्यों चाहता है? और ये जो कोरोना हुआ है उसके बाद ही चीन लड़ने पे क्यों उतारू है भाई? कभी सिक्किम में लड़ाई हो जाती है, कभी अरुणाचल में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, कभी जूते फेंकते हैं, लाठी पत्थर फेंक रहे हैं। चीन क्यों लड़ना चाहता है हमसे? और इस टाइम पे ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बेटा इसका आंसर ना जानने के लिए आपको बहुत कुछ जानना होगा, लेकिन बेटा जिंदगी में केवल एक बार जानोगे, दोबारा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिंदगी में एक बार पढ़ लो मेरे से। चाइना जो है ना वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म का मतलब होता है माओवाद और साम्यवाद। और माओवाद और साम्यवाद क्या होता है मैं समझा दूंगा, आपको दिमाग में फिट करा दूंगा। इंडिया में बेटा क्या है? डेमोक्रेसी। क्या है बेटा? डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब लोग बेटा, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। डेमोक्रेसी का हिंदी में मतलब होता है लोकतंत्र, है ना बेटा? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक मतलब लोग और तंत्र का मतलब शासन। तो जो लोगों का शासन हो उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब लोगों का शासन क्यों कहा जाता है? हमारी मर्जी, हमें बीजेपी को जिताना होगा, हम बीजेपी को जिता देंगे। कांग्रेस को जिताना होगा, कांग्रेस को जिता देंगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, हमारा मन करेगा तो हम किसी को भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। मतलब मालिक कौन है? जनता। देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जरूरी कौन है भारत में? जनता। डेमो, लोग, भारत के लोग, ये सबसे ज्यादा आधार, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी और एक आधारभूत संरचना है देश की, जिसमें लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोग। आपको कुछ बेसिक अधिकार दिए गए हैं। कभी भी सरकार आपसे जबरदस्ती करके आपको सेना में ट्रेनिंग देके युद्ध के लिए नहीं भेजेगी। अगर आपको जाना है तो आप जाओ, जबरदस्ती सरकार नहीं करेगी। आपके साथ सरकार जबरदस्ती नहीं करेगी, क्योंकि देश का मतलब, भारत का मतलब है भारत के लोग। संविधान में यही लिखा हुआ है ना, भारत का मतलब भारत के लोग। लोगों से मिलकर बना है भारत। चीन में ऐसा नहीं है। चीन में लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चीन में इंपॉर्टेंस है तो दो चीजों की, एक देश और एक शासन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश। देश के लिए तुमसे शासन जो करवाना चाहेगा देश के नाम पे वो करवाएगा। समझ रहे हो भैया? अब मैं बताता हूं धीमे धीमे कैसे। चीन में देश सबसे ज्यादा जरूरी है, भारत में भारत के लोग सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कुछ भी होगा, कुछ भी भारत करेगा, लोगों को ध्यान कर रख के करेगा। चीन में लोगों को ध्यान रख के नहीं करेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए उसका मेन उनका लक्ष्य रहता है। अब देखो बेटा, ठीक है, अगर मैं 6वीं 7वीं क्लास का एक स्टूडेंट हूं, जो चीन का स्टूडेंट हूं, मैं चीन का नागरिक हूं, 6वीं 7वीं क्लास में चीन में पढ़ता हूं। अब मैं बहुत अच्छा तैरना जानता हूं। स्कूल में कंपटीशन होता है ना, स्कूल में गेम्स होते हैं, बहुत अच्छा तैरता हूं मैं, मेरा नाम हो गया। अब सरकार की नजर पड़ी, सरकार मेरे को उठा ले जाएगी। अब सरकार मेरे को उठा ले जाएगी और स्विमिंग सिखाएगी, और तेज तैरो, और तेज तैरो, अच्छी फैसिलिटी देगी, ओलंपिक में ले जाएगी और गोल्ड मेडल मेरे से जितवाएगी। ओलंपिक में देखना चीन के बहुत गोल्ड मेडल होते हैं, क्योंकि चीन गेम को गेम नहीं लेता, देशभक्ति लेता है। अब जैसे मान लो इसमें एक क्वेश्चन और उठता है, अगर मेरा स्विमिंग करने का मन एज अ हॉबी करता हो, भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं अच्छी स्विमिंग कर लेता हूं मानता हूं, अब मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मुझे नहीं करनी स्विमिंग। जबरदस्ती क्यों करा रहे हो? वो तो मैं एज अ हॉबी करता हूं ना। तो यहां पे मेरी नहीं चलेगी। तब चीन के शासक बोलेंगे ना 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 बेटा, ऐसा नहीं, अपन को देशभक्ति करनी है, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें लठ मार के स्विमिंग कराएंगे।
तो वो जबरदस्ती करेंगे आपसे, आपके अधिकार वहां खत्म हो जाएंगे जहां पे देश की बात आ जाएगी। क्यों भाई, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला रहे हो, तो अब ओलंपिक में जो चाइनीज गोल्ड मेडल लाते हैं ना, वो गोल्ड मेडल जीतते हैं, तब उनकी शक्ल देखना, आपको 70% गोल्ड मेडल जीतने वाला चाइनीज हमेशा ऐसा दुखी सा मिलेगा, क्योंकि उसको पागल कर देते हैं लोग, उसका पूरा यूज करते हैं, और स्विमिंग करो, और स्विमिंग, ले स्विमिंग करा रहे, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। अब उसका पार्टी करने का मन कर रहा है, उसका घूमने का मन कर रहा है, 15 दिन छुट्टी करने नहीं देंगे, लठ मारेंगे। तो मतलब कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड भेद, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल चाहिए तो चाहिए। तो जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है ना उस प्लेयर को, तो खुश नहीं होता, क्योंकि उसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट थोड़ी ना की, उसका मन थोड़े ना था गोल्ड मेडल जीतने का, उसको तो जबरदस्ती ले आए ये लोग। दौड़ रहा है कोई अच्छा तो उसको दौड़ा रहे हैं, ले तू दौड़ भाई, फैसिलिटीज देते हैं, खाना पीना रहन सहन, लेकिन उसी हिसाब से कि मुख्य लक्ष्य उनका ये है। परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं व्यतीत करने देते वहां के प्लेयर्स को, बाध्यता है, छुट्टियां नहीं देते। अब मैं वहां की फैक्ट्री का सिस्टम बताता हूं। इंडिया में लेबर जो होती है वो क्या करती है, भारत की लेबर जब फैक्ट्री में जाती है, आप देखना लेबर इंडिया की बड़ी खुश रहती है, एकदम रिलैक्स्ड, ठीक है। कई बार तो लोग आधे दिन काम करते हैं, 100 रुपया लिया और अपना इंतजाम कर लिया, उन्होंने बोलते हमारा आज का इंतजाम हो गया। समझ गए होंगे कुछ लोग बहुत अच्छे से। इंडिया की लेबर 10 बजे जाएगी, काम करते हैं, लेकिन जितना जरूरी है उतना 6 बजे तक काम निपट जाता है। उसमें हर 2 घंटे भर में बीड़ी पीते हैं, ठीक है। फैक्ट्री के बाहर निकल आते काम करके, फिर थोड़ा बीड़ी लगाएंगे, पान, थोड़ा गप्पे, मालिक आएगा तो मालिक के थोड़े से मजे लेने लगेंगे। लेबर को भी बहुत कम जगह पे ऐसा फोर्स किया जाता है कि बंदूक लगा के काम करा रहे हो। इंडिया की लेबर बहुत स्वतंत्र है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है बेटा। चीन में क्या करते हैं, सिस्टम ही अलग है। चीन में फैक्ट्री नहीं होती, इंडिया में जैसे फैक्ट्री वैसी नहीं होती, फैक्ट्री को मिनी सिटी बना देते वो। जैसे ये भैया फैक्ट्री है, अब ये पूरी बाउंड्री बना देंगे, यहाँ पे लोगों के क्वार्टर बना देंगे रहने के लिए, थोड़ी दूर 1 किलोमीटर। यहाँ पे बच्चों के लिए, जो लोग फैक्ट्री में काम कर उनके लिए स्कूल बना देंगे, यहाँ पे मेडिकल बना देंगे, यहाँ पे मंदिर वंदिर जो भी है वो, यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन वार्डन बना देंगे, गार्डन में घूम लो। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ एक बड़ा ताला कि बेटा इसके बाहर नहीं जाना। तुम बीमार हो, अब देखो सुबह 8 बजे पहुंचते हैं चाइनीज फैक्ट्री में काम करने, 8 बजे। बच्चों की तो कोई चिंता नहीं है, बगल में स्कूल है, सारी चीजों का समाधान चाइनीज सरकार ने पहले कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही वो फैक्ट्री में जाते हैं, ताला लग जाता है बाहर से फैक्ट्री में। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोलना सर ताला लगता है क्या, सही में समझा रहा हूँ। अब वो निकलेंगे शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे बोल रहा हूँ मैं, रात को 8 बजे। कई फैक्ट्रियों में, कई नहीं मैक्सिमम फैक्ट्रियों में सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक कोड़ू के बैल जैसा काम करते हैं, ये जबरदस्ती करवाया जाता है इनसे, ठीक है भैया। 12-12 घंटे 10-10 घंटे लगातार काम करते हैं, बीच में बस लंच करते हैं। हमारे ऐसा नहीं कि बीड़ी हुक्का पीने चले गए थोड़ा सा बाहर, ठीक है, बैठ गए थोड़ा सा नीम की छांव में, लेबर काम करते। यहाँ पे काम करना पड़ता है। फैक्ट्री में काम करते टाइम फैक्ट्री में ताला। अब तुम बीमार हो, कुछ तुम्हें हुआ, तुमने कहा सिर दर्द कर रहा है, उल्टी आ रही है, तुरंत टांग के ले जाएंगे मेडिकल में, सामने इलाज कराएंगे, फिर वापस फैक्ट्री में आ जाओ। समझ रहे हो? ये सारी फैसिलिटीज जो चीन दे रहा है वो फैसिलिटीज नहीं है, वो देश के नाम पे जबरदस्ती की फैसिलिटीज है। मतलब आपको लग रहा होगा यहाँ पे बढ़िया गार्डन है, स्विमिंग पूल है और बढ़िया एक तरीके से स्कूल भी हैं, सब चीजें तो सर इतना अच्छा है। नहीं, वो जबरदस्ती काम करवाने के लिए ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम बहाना ना मार पाओ कल को, कह रहे वो बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर को तुरंत घर पे भेज देंगे। तुम परेशान नहीं हो, तुम काम करो, तुम काम करने आओ, तुमसे काम ही करवाएंगे वो। बाकी समस्याएं बताओ, उनका निपटारा हम करेंगे। तो अल्टीमेटली इनका काम क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा खिलौने बनाओ। इंडिया में जो खिलौना 100 रुपए का बनता है, चाइना में वो खिलौना 20 रुपए का बनता है। तो चीन का खिलौना तो हम खरीदेंगे ही, ठीक है, क्योंकि सस्ता है, इसीलिए चीन का माल ज्यादा बिकता है। समझ आ गई बात? तो चीन में हर चीज जबरदस्ती होती है। चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिज्म का मतलब समझ आया? और ये इतना सब कर क्यों रहे हैं? प्रशासन इतनी जबरदस्ती से लोगों से काम क्यों करा रहा है? कारण ये है क्योंकि देश को उठाना है। अब ये काम सालों से चल रहा है बेटा, ये काम सालों से चल रहा है। ऐसी फैक्ट्रियां, मतलब हजारों फैक्ट्रियां सालों से काम कर रही हैं। तो धीमे धीमे चीन ने
चीन ने अपना पूरा कब्जा विश्व मार्केट पे बनाना शुरू कर दिया। चीन का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। चीन का जो, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, आरबीआई, ऐसे चीन का जो स्टेट बैंक है ना, ठीक है, जो चाइना का, हमारे यहाँ आरबीआई, उनके यहाँ स्टेट बैंक, उसके पास जो पैसा है ना, चीन के जो अमेरिका के बड़े बड़े बैंक है ना, उनसे कई गुना ज्यादा है। आप समझ रहे ना, उनसे बहुत ज्यादा पैसा है। 3-4 बैंक तो चाइना के पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक पे हैं। अब अगर चाइना की बात करो तो चाइना ने एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा दिया, मतलब निर्यात करना। अब निर्यात किया तो वहां से मिले डॉलर, पैसे मिले, रोजगार सबको मिल ही रहा था। तो चीन की अर्थव्यवस्था भारत की ऐसे बढ़ी, चीन की साल दर साल ऐसे बढ़ी। चीन की जीडीपी भी हमसे शायद, आई थिंक, मुझे लग रहा है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 5 से 7 गुना या 8 गुना है, या हो सकता है 10 गुना हो, 10 गुना करीब, ठीक है, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा है उनकी जीडीपी, ठीक है, क्योंकि चीन में जबरन काम कराया जाता। आप समझ रहे हो ना, ये काम तो गलत है ना। हाँ, इसीलिए पूरी दुनिया चीन पे हमला बोलती है बार बार। आप अखबारों में देखते होंगे, चीन बेकार देश है, ये देश है, क्योंकि जबरदस्ती काम कराते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल, अच्छी बात है, समझ में आ गई। अब देखो, अगर आप यहां की बात करो तो अब जब से कोरोना आया है तो चीन मुख्यतः निर्भर किस चीज पे है? दुनिया में अपना सामान बेचता है। अब यहां खाने के लाले पड़े हैं, हर देश के खाने के लाले पड़े हैं। ये सामान कौन लेगा बेटा? कोई ना ले रहा ये सामान। एक्सपोर्ट सडनली डाउन हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी कोरोना फैला नहीं है, अभी तो फैलना शुरू हुआ है। अगर आप अफ्रीका की बात करो तो वहां पे तो गरीबी है, वहां लोग मलेरिया का इलाज नहीं करा पाते हैं, वहां मलेरिया के लिए डॉक्टर नहीं है, कोरोना का इलाज कौन करेगा? अरे भाई, अमीर देशों की तुम बात कर रहे हो, अमेरिका में फैला है, इटली में, ये तो कंट्रोल कर लेंगे, इनके पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं। उन देशों का क्या जो देश गरीब हैं, जिनके पास डॉक्टर नहीं है, नर्सें तो छोड़ दो। तो अभी तो फैलेगा, अभी फैला नहीं, अभी फैलेगा कोरोना, ठीक है? आपको बात समझ आ गई मेरी? सोमालिया हुआ, सूडान हुआ, अफ्रीका में इतनी सारी गरीब कंट्रीज हैं, उनका क्या? उनको तो पता ही नहीं चलेगा क्या कोरोना से मरे, किससे मरे, टेस्ट टिकट लेने के पैसे नहीं है उनके पास, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गरीब है, मैं सिचुएशन की गंभीरता को बता रहा हूं, ठीक है? अब आते हैं भाई, चीन का जो एक्सपोर्ट है वो सडनली डाउन हो गया। अब जब डाउन हो गया तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो फैक्ट्रियों में लाख खिलौने, फैक्ट्रियों में सामान क्यों बनता है बेटा? फैक्ट्रियों में सामान इसीलिए बनता है क्योंकि मांग होती है। जब मांग होगी 1 लाख खिलौनों की तो ये 1 लाख खिलौने बनाएंगे। अब मान लो मांग ही नहीं है, लोग खिलौने खरीद ही नहीं रहे हैं, तो ये खिलौने क्यों बनाएंगे? अब मांग है 10,000 खिलौनों की, तो अब 10,000 खिलौनों के लिए आप देखो, जो 600 आदमी बनाते थे लाख खिलौने महीने भर में, अब अगर 10,000 चाहिए तो केवल 60 आदमी बनाएगा, तो 540 आदमी अभी फ्री बैठा है, फ्री फोकट में बैठा हुआ, ठीक है? फ्री बैठा है। मतलब चाइना में अभी बेरोजगारी जो है ना, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। चीन में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, चीन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप बोलोगे सर चीन क्यों लगे हो? अगर भारत पे आ जाओ तो भारत में भी तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है ना बेटा, उतनी नहीं बढ़ी जितनी चीन में बढ़ी। चीन में बेरोजगारी भारत से 10 गुना ज्यादा बढ़ी हुई है। मैं समझाता हूं क्यों। मान लो भारत में 130 करोड़ लोग हैं, मैं आपको ईमानदारी से डेटा बताऊं तो 80 से 90 करोड़ आदमी खेती पे डिपेंड है भारत में, 80 से 90 करोड़। और क्योंकि मैं किसान हूं तो मेरे को पता है कि किसान की 2 चीजें बहुत फेमस होती हैं। एक तो जब खेती का मौसम आता है तो वो एकदम काम करता है, और जब खेती का मौसम चला जाता है तो महीनों महीनों ठलुआ रहने की भी आदत है उसे। मतलब नीम के नीचे बैठ के पत्ते खेलते रहते, 2-2 महीने पत्ते, दिन भर कुछ काम नहीं रहता। तो किसान वर्ग जो है ना वो बहुत ज्यादा है भारत में, ठीक है? ये आईटी इंजीनियर तो अभी शुरू है ना। तो बेरोजगारी का जितना प्रतिशत चाइना में है, चाइना में अगर 100 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो भारत में कायदे से जो इंजीनियर और ये सब, भारत में मुश्किल से आप देखना 20-30 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। किसान यहाँ ज्यादा है, किसान काय को बेरोजगार हो जाएगा? वो फसल उगाएगा ही, जैसे पानी गिरेगा मूंग बो देगा, उड़द बो देगा, मतलब उड़दा बो देगा, उड़दा, और उसका मौसम आ रहा है मक्के का। किसान बेरोजगार हो गई नहीं, कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। और भारत में किसान ज्यादा है, भारत में बेरोजगारी नहीं है,
मतलब कम नहीं, कोरोना से बेरोजगारी तो है, लेकिन कोरोना से जो कम होनी चाहिए बेरोजगारी, उसका उतना परसेंट नहीं है। आप खुद डेटास देख सकते हो, द हिंदू में आते हैं। अब चीन में क्या है, चीन प्रोडक्शन करता है, चीन दुनिया में सामान बेच रहा है। हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं है बेटा, हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं है जितना चाइना का है। चाइना का हमसे 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट है, तो हम तो पहले ही से काम नहीं करते ज्यादा। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, सारी चीजें बता दूंगा। भारत एक बहुत अच्छा देश है, और मुझे तो भारत से अच्छा कोई देश भी नहीं लगता। तो भारत में उतनी बेरोजगारी कोरोना की वजह से नहीं हुई है जितनी बेरोजगारी चीन में हुई है। अब चीन में लोग फ्री बैठे हुए हैं क्योंकि वो दूसरे देशों पर निर्भर थे। अब ध्यान से सुनना, आपने आईटी इंजीनियर्स का सुना होगा। हमारे भैया बेंगलोर में आईटी में नौकरी कर रहे हैं, बीटेक किया हुआ है, बीई की हुई है, इंजीनियर हैं, बेंगलोर में हैं, हैदराबाद में हैं, दिल्ली में हैं। अब आईटी में क्या होता है बेटा, मैं आपसे ईमानदारी से बोलूँ ना, जो आप सामने बैठे हो, आपको मैं बोलूँ डेली 4 घंटे पढ़ो। आप अभी 2 घंटे नहीं पढ़ते हैं कई सारे बच्चे। पढ़ना किसी को अच्छा लगता है? बोरिंग लगता है। लेकिन आईटी में अगर आप देखोगे ना तो बहुत पढ़ना पड़ता है। कुछ भी नया आ जाएगा, कुछ भी कुछ करने को बोल देंगे। अभी 5 साल बाद फिर नई लैंग्वेज आ जाएगी, तो प्रेशर रहता है। दूसरी चीज, क्योंकि प्राइवेट नौकरी है ये, सरकारी नौकरी नहीं है, तो तुम जब तक कंपनी को फायदा पहुंचाओगे तभी तक तो तुम कंपनी में हो बेटा। तो हर 7 दिन में मैनेजर को ईमेल देना पड़ता है कि हमने ये काम किया है, जिसमें आप मैनेजर को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आप देखना आईटी में क्या होता है बेटा, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सरकारी नौकरी। सरकारी जो आम सरकारी नौकरी है, डीएम एसडीएम का मत बोलना, उनका तो बहुत प्रेशर होता है उन पे। लेकिन आम जो सरकारी नौकरियां हैं जैसे एसएससी है और ये सब, ठीक है, इनमें जितना प्रेशर नहीं होता है उतना आईटी में बैठ के काम कराते हैं कंप्यूटर पे। कोई नहीं पकना चाहता, मैं आपको बताऊं, महा बेकार लगता है 4-4, 5-5 घंटे कंप्यूटर पे काम करना। ठीक है, मैंने खुद सीएस से बीटेक किया है, मेरे को पता है, बहुत बेकार लगता है, बहुत बोर होते हैं। कम से कम ऐसा काम मिल जाए जो जैसे वॉचमैन वगैरह का था, घूमो इधर से कुर्सी डंडा लेके मोहल्ले में, वो थोड़ा 2-4 लोगों से बात की, वो काम चल जाएगा। कंप्यूटर पे बैठ के कौन माथापच्ची करे। तो डिस्ट्रेस होता है बेटा। 2-2, 3-3 साल बाद लोगों को आईटी में लगातार काम करने के बाद डिस्ट्रेस फील होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पैकेज बढ़ा देते हैं, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15 लाख। आप कहते हो अरे भैया इनका तो आईटी का पैकेज बढ़ रहा है, 6 लाख में ज्वाइन किया था, आज की डेट में 10 लाख है। वो बेटा कंपनी वाले इसीलिए करते हैं क्योंकि 6 लाख से 10 लाख 5 साल में वो इसीलिए कर देते हैं कि कहीं ये नौकरी छोड़ के ना चला जाए। अब क्या है, जब पैसा बढ़ता है तो मन में थोड़ी खुशी तो होती है कि चलो भैया हम काम कर रहे हैं लेकिन हमको पैसा तो मिल रहा है। समझ रहे हो ना आप बात को। अगर आईटी कंपनीज इतना स्पीड से पैसा नहीं बढ़ाएंगी तो लोग लात मार के आईटी कंपनी को छोड़ाएंगे। यहाँ 30 बीघा में खेती कर लेंगे, वो भी दे देता है साल के 4-5 लाख। 30-40 बीघा जमीन हो तो कोई ना उधर कंप्यूटर में पकेगा। ठीक है, तो आईटी कंपनीज में जॉब जो होती है ना, उसमें पैसा बढ़ने का कारण ये है क्योंकि मेंटल पावर जो होता है ना हमारा, वो बहुत ज्यादा हमें यूज करना पड़ता है, हमारा दिमाग खपाना पड़ता है, इसीलिए पैकेज बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं आईटी में। अगर पैकेज नहीं बढ़ेगा, अगर पैसे नहीं बढ़ेंगे, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तो लोग काम भी नहीं करेंगे ज्यादा, आईटी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब चीन की अगर आप बात देखो तो कोरोना के पहले क्या सिचुएशन थी, कि चीन के लोग बंधुआ मजदूर जैसे काम तो कर रहे थे, लेकिन एक बात की उन्हें खुशी थी कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात की खुशी थी, चलो कोई बात नहीं, हमको काम कराते हैं, पैसा भी तो देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मजा तो उतना नहीं आता था, क्योंकि आजादी एक आजादी होती है और बंदिशें बंदिशें होती हैं। तो कहीं ना कहीं चीन के लोगों में रोष था। और 4-5 कारण जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं धीमे धीमे, उनका सालों से रोष चला आ रहा था, लेकिन क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी तो लोगों ने कुछ बोला नहीं। समझ रहे हो। अब चीन के लोग ठलुआ बैठे हुए हैं, उन्हें काम करने की आदत पहली चीज, ठीक है। तो वैसे ही वो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, किसान विसान आदमी है, 2-2 महीने हमारा फ्री सीजन चलता है। लेकिन वो लोग 10-12 घंटे काम करते हैं, बस सडन स्टॉप हो गया, अब उनका दिमाग खराब चल रहा है, अब वो बातें कर रहे हैं। अब इस सब के लिए क्या है, जब चीन को कोसा जा रहा है पूरी दुनिया से तो उनका दिमाग खराब भी हो रहा है, क्योंकि सही बात है, चीन कोरोना आया भी तो चीनी से है ना, ऐसा तो है नहीं झूठ बोल रहा है कोई, सबको पता है चीन से आया कोरोना। अब ऐसे में पूरी दुनिया अटैक किए जा रही है। तो लोगों के साथ क्या है कि जो चीन का शासन है ना, जो सालों से अत्याचार करता आ रहा है, आप देखना जब 2 पक्षों में लड़ाई होती है ना, जब
हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है ना, तो 3-3 साल पहले की बातें निकल के आ जाती हैं। अरे तुम्हारी बुआ ने ये कहा था, तुम्हारी मौसी ने उस शादी में। तो अब पुरानी पुरानी बातें खोद के ला रहे हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा कौन कौन सी बातें खोद के ला रहे हैं। तो अब शी जिनपिंग जो है ना वो कमजोर हो रहे हैं बेटा। वही मैं बताऊंगा, अभी लेक्चर तो शुरू हुआ है। शी जिनपिंग क्या है बेटा, कमजोर हो रहे हैं। अब शी जिनपिंग कमजोर हो रहे हैं तो उन्हें लग रहा है डर। अब वो चाहते हैं चीन एक रहे, क्योंकि पूरी दुनिया चीन से कट रही है। अब पूरी दुनिया नहीं चाहती चीन से व्यापार करना। कारण क्या है, कोरोना चाहे तुमने फैलाया हो चाहे नहीं, फैला तुम्हारे यहां से है, मतलब गलती तुम्हारी है। और कई सारी इकोनॉमीज बर्बाद हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, कई सारे देश तो पूरे बर्बाद हो गए हैं, अभी पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उन्हें। तो सब लोग चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और जिम्मेदारी ठहराने का दौर अभी बेटा शुरू हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूं, शुरू हुआ है, ये दूर तलक जाने वाला है। चीन की जो हालत खराब होने वाली है उसका शी जिनपिंग को अंदाजा है। तो शी जिनपिंग को ये लगता है कि शिनजियांग, तिब्बत, हांगकांग, ताइवान, और यहां पे एक मंगोलियन स्टेट है मोरक्को, ये सब टूट ना जाए। और ऐसा क्यों है, मैं हर एक छोटे छोटे पार्ट के अपने अपने विवाद एक्सप्लेन कर देता हूं। तिब्बत का अलग चीज, और आपको आज पता चलेगा कि चीन में कितनी समस्याएं भरी पड़ी हुई हैं। आज आपको पता चलेगा समस्याओं का भंडार है चीन खुद अपने आप में। वो तो दिखाते नहीं है वो, क्योंकि वहां मीडिया ही नहीं है। तो हम दूर से अंदाजा लगाने की कोशिश